नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में जो वर्तमान में जो एपिसोड चल रहे हैं, हम इसमें जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके हॉरोस्कोप्स की एनालिसिस करते हैं, जिससे जो हमारे व्यूवर्स होते हैं उनको चार्ट्स को समझने में, उनको अंडरस्टैंड करने में आसानी रहती है। इसी श्रृंखला में आज हमने जिस सेलिब्रिटीज का चुनाव किया है उसका नाम है बिल गेट्स। आज बिल गेट्स जी की कुंडली का हम एनालिसिस करेंगे, उनके हॉरोस्कोप की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, विवेचना करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार से ऐसी क्या स्थितियां ग्रहों की उनकी कुंडली में थी, क्या विशेषताएं थी स्थितियों की, ऐसे कौन कौन से योग उनकी कुंडली में विद्यमान थे जिसके चलते बिल गेट्स जी को अपने जीवन में इतनी अपार सफलता मिली, यश मिली। धन कुबेरों में उनका सबसे सर्वोत्तम स्तर पर उनका नाम शुमार किया जाता है। तो उनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग मौजूद हैं जिसके चलते उन्हें इतनी ज्यादा मात्रा में, इतनी लक्ष्मी का कह लीजिए कि भंडार स्वरूप उनके पास उपलब्ध हुआ। तो आज हम बिल गेट्स जी की कुंडली का एनालिसिस करेंगे। मित्रों, आपके सामने मैंने बिल गेट्स जी की कुंडली रखी हुई है। ये डाटा मैंने नेट से लिया हुआ है, ठीक है। और इसकी बिल गेट्स जी की कुंडली का हम एनालिसिस करते हैं। इनकी जो कुंडली है, जन्म कुंडली है, ये मिथुन लग्न की है। और मिथुन लग्न में जो लग्न के स्वामी होते हैं वो होते हैं बुध ग्रह। तो इनकी कुंडली अगर हम देखें तो इनकी कुंडली मिथुन लग्न की है। लग्नेश होते हैं बुध, और बुध बैठे कहाँ हैं? बुध कुंडली के चौथे भाव में अपनी स्वराशि और अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, भद्र नाम का पंच महापुरुष नाम का योग बना करके। जो इनकी कुंडली में जो सबसे पहली प्रथम विशेषता यह है कि इनकी कुंडली में लग्नेश और लग्न बलवान है। किसी भी कुंडली के लिए लग्न और लग्नेश का मजबूत होना सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली आवश्यकता है। क्योंकि अगर लग्नेश और लग्न मजबूत है, लग्नेश मजबूत है, लग्न मजबूत है, तो उसका मतलब यह होता है कि इंसान अपने जीवन में आने वाली तरह तरह की बाधाओं, विपरीत स्थितियां और प्रतिकूल स्थितियों से डटकर उनका सामना करेगा। अगर प्रतिकूल स्थितियां आ रही हैं तो उनका सामना करते हुए भी आगे बढ़ता चला जाएगा, वह घबराएगा नहीं। और अगर कुंडली में लग्नेश स्ट्रांग है तो ऐसी दशा में कुंडली में जो भी योग होते हैं, शुभ योग, राजयोग, वो अपना 100% फल दे पाते हैं। क्योंकि सब कुछ लग्नेश के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर लग्नेश स्ट्रांग है तभी वो सारे राजयोग, जितने शुभ योग हैं, आदमी भुना पाएगा, उनका शुभ फल प्राप्त होगा। अगर लग्नेश वीक होता है तब फिर बड़े बड़े राजयोग भी अपना पूर्ण फल नहीं दे पाते हैं। मित्रों, तो इनकी मैंने बात की, अगर लग्नेश को देखा जाए तो मिथुन लग्नी कुंडली है। लग्नेश बुध चौथे भाव में अपनी उच्च राशि और स्वराशि में होकर बैठे हैं, भद्र नाम का पंच महापुरुष नाम का योग बना के। तो जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है महापुरुष योग। महापुरुष योग होने का मतलब यह हुआ कि उस व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह लीजिए टैलेंट होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज होगी। और बुध ग्रह से भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बन रहा है। और भद्र योग एक ऐसा योग होता है जो कि व्यक्ति को, जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है, व्यक्ति को शार्प इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, एनालिटिकल पावर प्रदान करता है, कैलकुलेटिव स्किल प्रदान करता है, तर्क वितर्क करने की क्षमता प्रदान करता है, डिबेटिंग स्किल प्रदान करता है। व्यक्ति को कह लीजिए कि एक्सेलेंट लेवल का बुद्धिमान व्यक्ति बनाता है। बुध ग्रह ऐसा होता है कि जो व्यक्ति को बुद्धिमान तो बनाता है, पर किस टाइप का? शार्प इंटेलिजेंट। बंदा तुरंत हाजिर जवाब होता है, उधर से क्वेश्चन आया, इनके पास आंसर तुरंत रेडी रहता है। तो भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनने का मतलब है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, जातक की जो पर्सनालिटी होगी, बेहद ही आकर्षक होगी, बेहद ही प्रभावशाली होगी। वह अपनी बोलचाल की कला से, बोलचाल की शैली से बड़ी आसानी से दूसरों को अपने पर प्रभाव में ले लेता होगा। ऐसे व्यक्ति के पास गजब की एनालिटिकल पावर होती है, एनालिसिस पावर होती है, तर्क वितर्क करने की क्षमता होती है, लॉजिकल पावर, लॉजिकल स्किल होती है, डिबेटिंग क्वालिटी होती है। तर्क वितर्क करने की क्षमता मतलब व्यक्ति हाजिर जवाब होती है, हाजिर जवाब होता है किसी भी आर्गुमेंट्स पर। आर्गुमेंटिंग उसका मतलब किसी भी आर्गुमेंट्स का बड़ी आसानी से हैंडल करता है। कैलकुलेटिव पावर बहुत तगड़ी होती है। ऐसे व्यक्ति की मैथमेटिक्स काफी अच्छी होती है, गणितज्ञ होते हैं ऐसे लोग। मित्रों,
तो भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बन गया। तो यहां से पहला ही क्लियर हो गया कि लग्नेश बहुत मजबूत है और भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बन रहा है। इसका मतलब व्यक्ति अत्यधिक बुद्धिमान होगा और उसका व्यक्तित्व भी काफी आकर्षक होगा। आप ध्यान दीजिए, इनकी कुंडली में हम सबसे पहली बात करें तो इनकी कुंडली में सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इनको धन कुबेरों में जब से सर्वोत्तम स्तर पर इनको रखा जाता है, तो ऐसा कौन कौन सी चीजें हैं जो इनको इतना बड़ी मात्रा में धनार्जन इनको मिला, इतनी बड़ी मात्रा में लक्ष्मी को इनकी प्राप्ति हुई। तो एक एक करके हम इनके सारे कंपोनेंट्स को, सारे फैक्टर्स को इनकी जो कुंडलियों में इनके मौजूद हैं उनकी एनालिसिस करते चलेंगे। तो हमने प्रथम दृष्टया ये देखा कि लग्नेश अत्यधिक बलवान है और कहां बैठा है, सुख स्थान पे बैठा है। ध्यान दीजिएगा, सुख स्थान पे लग्नेश बुध बैठे हुए हैं जो कि भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। साथ में किसके बैठे हुए, मंगल। तो मंगल इनकी कुंडली में किस डिपार्टमेंट के इनका पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मंगल इस कुंडली में लाभेश है और षष्ठेश है। तो बुध बैठे हैं चौथे भाव में सुख स्थान में उच्च राशि के होकर के, अपनी स्वराशि के होकर के, साथ ही साथ लाभेश मंगल के साथ बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि इनका सुख स्थान चौथा भाव काफी बलवान हो जाता है, काफी मजबूत हो जाता है। तो इनकी कुंडली में बुध स्ट्रांग है और लाभेश के साथ बैठे हैं। लाभेश एकादशेश जहां बैठता है, जिस भाव में बैठता है, उसके फलों में निरंतर वो वृद्धि करता चला जाता है। तो बुध यहाँ पे लग्नेश होकर बैठे हैं अपनी स्वराशि और उच्च राशि के होकर के लाभेश मंगल के साथ, जो कि चौथे घर को काफी मजबूत कर देता है, जिससे यह पता चलता है कि उस व्यक्ति के पास अपनी जिंदगी में, क्योंकि चौथा स्थान सुख स्थान है, सुख का स्थान है, घर मकान गाड़ी बंगला, जितनी भी हमारी वेल्थ से संबंधित चीजें होती हैं, जितनी भी चीजें सुख, जितनी भी चीजों का सुख होता है, गाड़ी बंगला हीरे जावरात सब, मतलब जितनी घर मकान जमीन जायदाद, इनका सुख जातक को अपने जीवन बहुत अच्छा प्राप्त होगा और उसमें निरंतर वृद्धि होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाभेश बैठे हुए हैं। अब हमने देखा इनकी कुंडली में लग्नेश मजबूत है। अब इनकी कुंडली में हम पंचम भाव को देख लेते हैं। इनकी कुंडली में पंचम भाव को देखिए। पंच भाई होता है क्या है कि सबसे पहले किसी कार्य में सफल होने के लिए इंसान का मन मस्तिष्क, उसकी बुद्धि का कुशाग्र होना, तेज होना बहुत जरूरी है। तो हमने इनकी कुंडली में देख लिया लग्नेश बहुत बलवान अवस्था में बैठा है, भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना करके, जो इन्हें हाई लेवल का इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। फिर देखिए इनके पंचम भाव में, देखिए बिलगेट्स जी की कुंडली में पंचम भाव का हम ध्यान दें, तुला राशि आ रही है, जहां पे स्वराशि का शुक्र बैठा हुआ है, स्वराशि का शुक्र बैठा है और उच्च राशि का शनि बैठा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इस कुंडली में पंचम भाव में सूर्य बैठे हैं अपनी नीच राशि में, सूर्य बैठे हैं अपनी नीच राशि में, लेकिन इनका नीचत्व भंग हो रहा है दो तरीके से। एक तो शुक्र स्वराशि का होकर बैठा हुआ है और नवमेश शनि, इनकी कुंडली में नवमेश होता है शनि, जो कि अपनी उच्च राशि के होकर के, तुला राशि के होकर के पंचम भाव में बैठे हैं। तो अब देखिए पंचम भाव कितना ज्यादा बलवान हो गया। पंचम भाव में स्वराशि का शुक्र अपनी राशि में पंचम भाव में बैठा हुआ है, नवमेश शनि उच्च राशि का होकर के पंचम भाव में बैठा हुआ है, सूर्य तीसरे भाव के स्वामी होकर के भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से तीसरे भाव से तीसरे स्थान पर बैठे हुए हैं। तो भावत भाव का सिद्धांत का अगर हम अप्लाई करते हैं तो सूर्य इस कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव से तीसरे स्थान पर जाके बैठ गए हैं पंचम भाव पे, जो कि यह बताता है कि व्यक्ति के पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा होगी, व्यक्ति बहुत करेजियस होगा, बहुत बोल्ड होगा, बहुत ब्रेव होगा, बहुत बहादुर होगा और उसकी कम्युनिकेशन स्किल, भाषा शैली बहुत बढ़िया होगी। क्योंकि जो तीसरा भाव होता है उससे हम कम्युनिकेशन स्किल भी चेक करते हैं, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है वो दूसरे भाव से दूसरा भाव होता है। ध्यान दीजिएगा, जो कुंडली का तीसरा भाव होता है वो दूसरे भाव से दूसरा होता है, इसीलिए हम यहाँ पे दूसरे भाव का भावत भाव में से मानते हैं। और सूर्य इस स्थान के स्वामी होकर के तीसरे भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव से तीसरे भाव अर्थात पंचम भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पे भाव भाव का सिद्धांत लागू होगा। भाव भाव सिद्धांत ये कहता है जो ग्रह जिस भाव का स्वामी है, जब उस भाव से उतने ही आगे जब वो बैठ जाता है तो अपने भाव जिसका वो स्वामित्व रखता है उसके जो भी फल जिन चीजों का विचार किया जाता है उसके फलों में, उसके कारकत्वों में वो काफी वृद्धि कर देते हैं। तो यहाँ पे तीसरे भाव का स्वामी अपने से तीसरे पंचम भाव में बैठा है, जो कि तीसरे भाव के कारकत्वों में, तीसरे भाव से विचार की जाने वाली चीजों के फलों में काफी वृद्धि कर देंगे। व्यक्ति काफी करेजियस होगा, काफी बोल्ड होगा, काफी ब्रेव होगा, काफी बहादुर होगा और उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। और अलबत्ते सूर्य यहाँ पे नीच के हैं, लेकिन इनका नीच भंग हो गया है। सूर्य शुक्र स्वराशि के होकर के हैं
और शनि अपनी उच्च राशि के हैं, जिन्होंने सूर्य का नीच भंग कर दिया, जिसके चलते तीसरे भाव के कारकत्वों में काफी वृद्धि हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा कि तीसरे भाव में, अब इसे यहाँ पे ये क्लियर होगा कि इनका पंचम भाव भी काफी स्ट्रांग है। पंचम भाव भी काफी स्ट्रांग है, मतलब लगने से स्ट्रांग है, और बुद्धि काफी कुशाग्र है। यहाँ पे पंचमेश का अपनी ही स्वराशि पंचम भाव में होकर बैठना यह दर्शाता है कि व्यक्ति काफी कुशाग्र होगा, बेहद तेज दिमाग का होगा, और उसके पास शार्प लेवल का इंटेलिजेंट होगा, उसकी विद्या, उसकी एजुकेशन बहुत अच्छे स्तर की होगी, और व्यक्ति काफी बुद्धिमान होगा, हाई लेवल का इंटेलिजेंस होगा। देखिएगा, पंचम भाव बुद्धि का होता है, तो यहाँ पे पंचम भाव काफी स्ट्रांग होने का मतलब है व्यक्ति के पास इंटेलेक्चुअलिटी काफी हाई लेवल की होगी, काफी बुद्धिमान होगा, काफी शार्प, और शार्प इंटेलिजेंस किसने प्रोवाइड किया? शार्प इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया बुद्ध ने। तो इससे ये क्लियर हो गया कि व्यक्ति का व्यक्तित्व काफी आकर्षक होगा और व्यक्ति काफी बुद्धिमान होगा। अब पंचम भाव में ध्यान दीजिएगा, नवमेश शनि आकर के अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। यहां भी भाव का सिद्धांत लग जाएगा। नवमेश शनि अपने से नवम भाव में, ध्यान दीजिएगा, नवमेश शनि नवम भाव से, मतलब नवे भाव से नवे स्थान अर्थात पंचम भाव में अपनी उच्च राशि के होकर बैठे हैं। ये भी एक शुभ फैक्टर है। पंचम भाव में देखिए कितने शुभ फैक्टर हो गए। पंचम भाव का स्वामी अपने स्वराशि का होकर पंचम भाव में बैठा है, और नवम भाव का स्वामी जो इस कुंडली में शनि होते हैं, यहाँ पे कुंभ राशि आ रही नवम भाव में, तो नवम भाव के स्वामी शनि होते हैं, जो कि अपने से नवम भाव अर्थात पंचम भाव में अपनी उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं, जिसके चलते पंचम भाव काफी स्ट्रांग हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि भाव सिद्धांत के हिसाब से जो ग्रह जिस भाव का स्वामी है, जब उससे उतने ही स्थान आगे जब वो बैठता है, तो अपना भाव जिसके पास उसका स्वामित्व है, जिस भाव का स्वामित्व उसके पास है, उसके भाव से संबंधित जो भी चीजें विचार की जाती हैं, उस भाव से संबंधित जो भी कारकत्व होते हैं, उनके फलों में काफी वृद्धि हो जाती है। तो नवम भाव का स्वामी अपने से नवम भाव अर्थात पंचम भाव में अपनी उच्च राशि में बैठा है, तो उच्च राशि में बैठने की वजह से पंचम भाव तो स्ट्रांग होगा ही होगा, और नवम भाव का स्वामी अपने से नवम होकर बैठा है, तो इसलिए नवम भाव भी काफी बलवान हो जाएगा। यह दर्शाता है कि व्यक्ति, चूंकि अब नवमेश, पहली बात अब ध्यान दीजिएगा कि नवमेश अपने से नवम स्थान अर्थात पंचम भाव में बैठे हैं, तो भाग्य को तेज कर देंगे। व्यक्ति धार्मिक आस्था काफी उसकी अच्छी होगी, और साथ ही साथ बैठे कहां पे? अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, मतलब नवम भाव के स्वामी अपने से नवम भाव में पंचम भाव में बैठे हैं, तो दो फायदे हो गए। पहले, नवम भाव के स्वामी अपने से नवम भाव के पंचम भाव बैठे, तो नवम भाव बलवान हो गया भाव सिद्धांत के हिसाब से, और उच्च राशि में बैठे हैं, तो दोहरे तरीके से नवम भाव बलवान हो गया। इन्होंने, नवमेश ने पंचम भाव को भी बलि किया और नवम भाव को भी बलि कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा कि शनि यहां पे देखिए, इनके लिए नवमेश ने कितने हितकारी रहे, कितने लाभकारी रहे, क्योंकि शनि यहां पे पंचम भाव में अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। यहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि से, यहां से अपनी सातवीं पूर्ण से लाभ स्थान को देख रहे हैं। अलबत्ते यहां पे शनि की नीच राशि है, लेकिन उसका फल बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस कैसे होगा? क्योंकि सूर्य पांचवें भाव में अपनी नीच राशि में है, तो सूर्य सातवीं पूर्ण दृष्टि से अपनी उच्च राशि मेष को देखेंगे, तो शनि यहाँ पे सातवीं पूर्ण दृष्टि से यहाँ पे सातवें भाव से लाभ स्थान को देख रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र, सूर्य और शनि सातवीं पूर्ण दृष्टि से तीनों ग्रह लाभ स्थान को देख रहे हैं, जहां पे एकादश, ध्यान दीजिएगा, एकादश स्थान पे शनि के सातवीं पूर्ण दृष्टि एकादश स्थान पर है, जहां पे शनि की नीच राशि है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य भी अपने सातवीं पूर्ण दृष्टि से एकादश स्थान को देख रहा है, यहाँ पे सूर्य की उच्च राशि है। तो अब ध्यान दीजिएगा, शनि की सातवीं पूर्ण दृष्टि जो कि नवमेश है, प्रस्तुत कुंडली में शनि नवमेश है, उनकी सातवीं पूर्ण दृष्टि एकादश स्थान पर जा रही है, और शनि की 10वीं पूर्ण दृष्टि दूसरे स्थान पर जा रही है। ध्यान दीजिएगा, शनि की सातवीं पूर्ण दृष्टि आ रही है आपके एकादश स्थान पे, और शनि की 10वीं पूर्ण दृष्टि आ रही है कुंडली के धन स्थान पर। तो शनि जो कि नवमेश है प्रस्तुत कुंडली में, वो लाभ भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं सातवीं पूर्ण दृष्टि से, और अपनी 10वीं पूर्ण दृष्टि से धन भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं। अब देखिएगा, इनकी कुंडली में धन योग, जो इनके लिए सबसे बड़ी बात हम करें, जो आखिर ये धन कुबेर में शुमार किए जाते हैं, और वो भी सबसे A1 लेवल के, सबसे सर्वोत्तम स्तर के, तो कौन सा ऐसा धन योग है जो सबसे प्रमुख धन योग है, जिसने इनको इतनी काफी सफलता प्रदान की? तो उसको चलिए हम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत एग्जाम्पल में धन भाव में आ रही है कर्क राशि, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा, और एकादश स्थान में आ रही है मेष राशि, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। धनेश बैठे हैं 10म भाव में, और एकादशेश मंगल बैठे हैं सुख स्थान में 4थे भाव में। अब ध्यान दीजिएगा,
धनेश और लाभेश, मतलब धनेश और दूसरे भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी में यहाँ पे सम सप्तक योग बन रहा है। मतलब धनेश की 7वीं पूर्ण दृष्टि आ रही है लाभ स्थान के स्वामी के ऊपर, और लाभ स्थान के स्वामी की 7वीं पूर्ण दृष्टि आ रही है धन भाव के स्वामी के ऊपर। तो यहाँ पे द्वितीयेश और एकादशेश के बीच में सम सप्तक योग बना। द्वितीय 7वीं पूर्ण दृष्टि से देख रहा है एकादशेश को, और एकादशेश 7वीं पूर्ण दृष्टि से देख रहा है द्वितीयेश को। तो जब कभी भी कुंडली में द्वितीयेश और एकादशेश का संबंध बनता है, चाहे युति के माध्यम से, चाहे परिवर्तन के माध्यम से, चाहे आपस में पूर्ण दृष्टि के माध्यम से, तब काफी मजबूत लेवल का धन योग का निर्माण होता है। जब कभी भी कुंडली में धनेश और लाभेश का शुभ संबंध स्थापित होता है, तब उसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति के जीवन में काफी उच्च स्तर का और उत्तम स्तर का, कह लीजिए सर्वोत्तम स्तर का धन योग का निर्माण होता है। तो आप देख सकते हैं कि कुंडली में द्वितीयेश और एकादशेश के बीच में सम सप्तक योग बना हुआ है, जिसमें द्वितीयेश पूर्ण दृष्टि से एकादशेश को देख रहा है और एकादशेश पूर्ण दृष्टि से दूसरे द्वितीयेश को देख रहा है। तब देखिए, अब यहां से ध्यान दीजिएगा, इनका एकादश स्थान जो कि अर्निंग का होता है, जो कि गेन्स का होता है, वो भी काफी स्ट्रांग हो गया। वो कैसे स्ट्रांग हो गया? वो ऐसे स्ट्रांग होगा कि मंगल यहाँ पे बैठे हैं जो कि लाभेश हैं चौथे भाव में, इनकी 8वीं पूर्ण दृष्टि आ रही है एकादश स्थान पे। मंगल जो कि एकादशेश है, इनकी खुद 8वीं पूर्ण दृष्टि 8वीं पूर्ण दृष्टि अपने घर एकादश स्थान पे आ रही है। और हमें सिद्धांत पता है, जब कोई ग्रह अपने ही भाव के ऊपर दृष्टि डालता है तो उसके फलों में वो वृद्धि कर देता है। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा कि मंगल 8वीं पूर्ण दृष्टि से एकादश स्थान को देख रहे हैं, जो कि एकादश स्थान के फलों में वृद्धि करेंगे। अब देखिए इनकी कुंडली में एकादश स्थान कैसे स्ट्रांग हुआ, कैसे मजबूत हुआ। एकादश स्थान पे खुद एकादशेश की 8वीं पूर्ण दृष्टि आ रही है, और सूर्य की 7वीं पूर्ण दृष्टि जो कि उच्च राशि, ध्यान दीजिएगा, सूर्य की उच्च राशि है मेष राशि। तो अलबत्ते सूर्य यहाँ नीच राशि में है पंचम भाव पे, लेकिन इनकी जो 7वीं पूर्ण दृष्टि मेष राशि पे आ रही है, और मेष राशि सूर्य की उच्च राशि है। तो इस हिसाब से कहा जाए, देखा जाए तो इसका मतलब ये निकलता है कि व्यक्ति अपने साहस द्वारा, हिम्मत द्वारा, क्योंकि तृतीयेश बैठे हैं पंचम भाव में, तो व्यक्ति अपने साहस द्वारा, बुद्धि द्वारा, हिम्मत द्वारा, कम्युनिकेशन स्किल द्वारा अपने लाभ, अपने जीवन में होने वाले गेन्स को बढ़ा लेगा, लाभों को बढ़ा लेगा। कैसे? क्योंकि तृतीयेश अपने से तीसरे पंचम भाव में बैठे हैं, और वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से एकादश स्थान को वो देख रहे हैं, और एकादशेश खुद अपनी 8वीं पूर्ण दृष्टि से एकादश स्थान को देख रहे हैं। तो इसका मतलब एकादश स्थान भी काफी स्ट्रांग हो जाएगा। और दसम भाव में आ रही मीन राशि, जिसके स्वामी होते हैं गुरु, वो बैठे हैं तीसरे भाव में, जो दर्शाता है कि व्यक्ति काफी कर्मठ होगा, काफी मेहनती होगा, क्योंकि तीसरा घर होता है हिम्मत का, साहस का, पराक्रम का, हिम्मत का, इंसान के स्टेप लेने की एबिलिटी का। तो जब दशमेश आकर के तीसरे भाव में बैठ गए, ध्यान दीजिएगा, दसम भाव में आ रही मीन राशि जिसके स्वामी होते हैं गुरु, वो आके तीसरे भाव में बैठ जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति काफी कर्मठ होगा, काफी मेहनती होगा। तो इनकी कुंडली में अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बातें क्या हो गई? लग्नेश भी मजबूत है, जो कि दर्शाता है व्यक्ति का आत्मबल, मनोबल काफी अच्छा होगा। पंचम भाव भी मजबूत है, कि जो कि दर्शाता है कि व्यक्ति उच्च स्तर का बुद्धिमान व्यक्ति होगा। व्यक्ति का नवम भाव भी मजबूत है, तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति का जो भाग्य होगा वो उच्च स्तर का होगा, हमेशा उसके कर्म में भाग्य उसका साथ देने वाला होगा। दसम भाव भी बलवान है, ध्यान दीजिएगा, दसम भाव में चंद्रमा स्थित है, और चंद्रमा यहाँ पे अमला कीर्तिक नाम का योग बना रहे हैं। यहाँ पे दसम भाव में चंद्रमा मौजूद है, जो कि अमला कीर्ति नाम का योग बना रहे हैं, जिससे, और दशमेश खुद जाके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। और दशमेश की भी, ध्यान दीजिएगा, दशमेश की भी 9वीं पूर्ण दृष्टि एकादश स्थान पे आ रही है। दशमेश गुरु की एक 9वीं पूर्ण दृष्टि भी एकादश स्थान पे आ रही है, जिसका मतलब यह होगा कि व्यक्ति अपने करेज द्वारा, अपनी हिम्मत द्वारा, अपने साहस द्वारा, अपने कम्युनिकेशन स्किल द्वारा, अपनी बुद्धि द्वारा, अपनी मेहनत द्वारा, क्योंकि दशमेश भी गुरु है, अपनी मेहनत द्वारा अपने जीवन में होने वाले अर्निंग्स को, अपने लाभों को वो बढ़ा लेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से इनकी कुंडली में एकादश स्थान भी काफी स्ट्रांग है। और हमको पता है कि जो कुंडली का जो केंद्र स्थान होता है वो काफी मोस्ट पावरफुल स्थान होते हैं। तो ध्यान दीजिए, इनकी कुंडली में जो द्वितीय चंद्रमा है वो भी कुंडली के केंद्र स्थान पे है, और एकादशेश मंगल वो भी कुंडली में केंद्र स्थान में है, लग्नेश के साथ युति में। तो इसका मतलब यह हुआ कि द्वितीय भी केंद्र स्थान में है, एकादशेश भी केंद्र स्थान में है, आपस में दोनों के बीच संबंध भी है, इसलिए द्वितीय और एकादशेश स्थान काफी मजबूत हो जाता है। द्वितीय भाव भी काफी मजबूत हो जाता है और एकादश स्थान भी काफी मजबूत हो जाता है।
मित्रों, तो जो हमारी कुंडली के जो महत्वपूर्ण भाव होते हैं, लग्नेश, पंचम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और नवम भाव, वो प्रस्तुत कुंडली में सभी के सभी भाव मौजूद हैं, जिसके चलते इन्हें जीवन में ढेर सारे लाभ मिलते गए। अब हम बात करते हैं इनकी कुंडली में से कौन कौन से शुभ योग थे जिन्होंने इन्हें अपार सफलता दिलाई। तो मित्रों सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लग्नेश से बनने वाला भद्र पंच महापुरुष योग, और चंद्रमा दसम भाव में बैठा हुआ है, तो चंद्रमा के दसम भाव से बैठने से अम्लाकृति योग का निर्माण होगा। इनकी कुंडली में चंद्रादि योग भी बन रहा है। चंद्रादि योग मतलब चंद्रमा से छठवें भाव में, सातवें भाव में और आठवें भाव में शुभ ग्रह हो तो चंद्रादि योग बनता है। चंद्रादि योग मौजूद है। इनकी कुंडली में पारिजात योग मौजूद है, जलधि योग मौजूद है, छत्र योग मौजूद है। ध्यान दीजिएगा, इनकी कुंडली में पारिजात योग मौजूद है, जलधि योग मौजूद है, छत्र योग मौजूद है। और इनकी कुंडली में योग तो कई सारे हैं। इनकी कुंडली में ध्यान दीजिएगा, इनकी कुंडली में वरिष्ठ योग भी मौजूद है। यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पे चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं है, इसलिए केमाद्रुम योग का निर्माण होगा। लेकिन चंद्रमा से सातवें भाव में बुध बैठे हुए, उनकी सातवीं पूर्ण दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रहा है, तो केमाद्रुम योग भंग हो जाएगा। तो इनकी कुंडली में शुभ योग कौन कौन से हो गए? भद्र योग हो गए, अम्लाकृति योग हो गया, वरिष्ठ योग हो गया, और आपका चंद्रादि योग हो गया। इनकी कुंडली में भाग योग दो प्रकार से बन रहे हैं, छत्र योग बन रहा है और जलधि योग बन रहा है, पारिजात योग बन रहा है। मतलब इनकी कुंडली में योग कई सारे हैं। अब हर एक योग को डिस्क्राइब करना एक सिंगल वीडियो में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे योगों के नाम बता रहा हूं, आप जाकर के हमारे जो हमारी वीडियोस की जो लाइब्रेरीज हैं, उन योगों के डिस्क्रिप्शन आप उन वीडियोस में देख सकेंगे। तो कौन कौन से योग हो गए मैंने बताया आपको? भद्र पंच महापुरुष योग है, चंद्रादि योग है, जलधि योग है, छत्र योग है, भाग्य योग दो प्रकार से बन रहे हैं, अम्लाकृति योग है, वरिष्ठ योग है, पारिजात योग है। मतलब योग कई सारे हैं, बहुत। कल्पद्रुमा योग है। मतलब इनकी कुंडली में कई अच्छे अच्छे शुभ शुभ योग मौजूद हैं। अब आपको करना क्या है, क्योंकि इन सारी वीडियोस को, सारी योगों को एक साथ डिस्क्रिप्शन करना एक सिंगल वीडियो मुश्किल है। हमारी वीडियो लाइब्रेरीज में उन योग के डिस्क्रिप्शन को आप देख सकते हैं। तो इनकी कुंडली में जो कंक्लूजन निकला वो ये मौजूद है कि लग्नेश भी बलवान है, पंचम भाव भी बलवान है, नवम भाव भी बलवान है, दसम भाव भी बलवान है, एकादश भाव भी बलवान है और दूसरा भाव भी बलवान है, जो कि सिग्निफिकेंट है किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन में सफलता पाने के लिए। और इनकी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण द्वितीयेश और एकादशेश का संबंध बन रहा है, वो भी समसप्तक संबंध। और कहां बन रहा है? केंद्र स्थान पर। द्वितीयेश भी केंद्र स्थान में मौजूद है, एकादशेश भी केंद्र स्थान में मौजूद है, और दोनों की सातवीं पूर्ण दृष्टि एक दूसरे के ऊपर पड़ रही है, जिसके चलते एक बहुत उच्च स्तर का और उत्तम लेवल का धन योग का निर्माण हो रहा है। मित्रों, ये थे हम आज हमारी बिल गेट्स जी की कुंडली के ऊपर उनका विश्लेषण, उनकी एनालिसिस, और आगे भी इस तरह से बढ़िया बढ़िया हॉरोस्कोप हम आपके सामने लाएंगे, उनकी एनालिसिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपसे आज से इजाजत दीजिए। आपसे कहना मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं, ताकि हम आगे चल करके और अच्छे वीडियो बना सकें और आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।